हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 8th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। जैसे हमने प्लेन मिरर्स में पढ़ा था कि वेलोसिटी इन द प्लेन मिरर्स, उसी हिसाब से आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। उसके अंदर हम टोटल 4 केस डिस्कस करेंगे। उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस में रेगुलर जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वो अपना फर्स्ट और सेकंड केस है। और आपको ओवर एडवांस एक्स्ट्रा एडवांस लेवल को टॉपिक करना है तो आप जो है थर्ड केस और फोर्थ केस भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि चारों 4 केस डिस्कस करो और चारों 4 केस देखो, जिससे कि आपको मजा आएगा और टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी। उसमें से भी थर्ड और फोर्थ केस जो है अच्छे कॉन्सेप्चुअल हैं। ठीक है, लेकिन मेनली क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट और सेकंड केस के ऊपर, तो सारे केस को एक एक करके ध्यान से देखना, बिकॉज ये प्लेन मिरर जैसा बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर सारी कहानी चेंज कर जाती है। ठीक है, ओके, तो आप पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चन शायद उसको पॉज करके ट्राई करो और कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। अगर आपको याद हो, हमने वेलोसिटी इन प्लेन मिरर्स पढ़ा था, जिसके अंदर हमने टोटल 3 केस डिस्कस किया था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू, मतलब मिरर के ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर हो, मिरर के ऑब्जेक्ट पैरेलल हो और मिरर के ऑब्जेक्ट एट एन एंगल थीटा हो। ठीक है, लेकिन जो स्फेरिकल मिरर्स है, इसके अंदर हम टोटल 4 केस डिस्कस करेंगे। क्यों पता है इसके अंदर 4 केसेस आ रहे हैं? बिकॉज जो प्लेन मिरर था, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था, वो जो है ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है, मतलब मिरर से, उस पर डिपेंड नहीं करता था। अगर आपको याद हो कि प्लेन मिरर्स के अंदर जो फॉर्मूला आता था, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय 2। इसमें जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर रखा गया है मिरर से, कितना आगे कितना पीछे, उस पर डिपेंड नहीं करता था। ठीक है, और जैसे पैरेलल वाला फॉर्मूला था, उसके अंदर क्या था, पैरेलल वाले में जो भी वेलोसिटी आती थी सेम टू सेम रहती थी, और एट एन एंगल आता था तो उसके अंदर हम 2 कंपोनेंट ब्रेक कर देते थे। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर कभी भी हम जो है पूरे ऑब्जेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट किसी एक इंस्टेंट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट की किसी एक इंस्टेंट पर बात करेंगे, मतलब भाई इस इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v0 है। क्यों पता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे मतलब ऑब्जेक्ट नज़दीक जाएगा या दूर जाएगा, उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो ये प्लेन मिरर के अगर स्फेरिकल मिरर्स के अंदर आपको याद हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन बदलते हैं, उसी हिसाब से इमेज का पोजीशन बदल जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूले से बदलता है एकदम, मतलब कोई लीनियरली बदलता है, ऐसा नहीं है। आप इधर फोकस पे रख दोगे इन्फिनिटी इमेज बन जाएगा, थोड़ा उसके पार रखोगे तो इमेज एनलार्ज बनेगा। तो क्या है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से द वेलोसिटी ऑफ द इमेज होगी, वो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, कुछ ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, और कुछ आगे तो कुछ कम ज़्यादा हो सकती है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम यहाँ पर टोटल 4 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पहला केस होगा ना, उसमें ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ऊपर नीचे नहीं, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हम सारे केस विथ रेफरेंस टू प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे। पहला केस है ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस केस में क्या होगा, हम कहानी देखेंगे। अब दूसरा केस होगा कि ऑब्जेक्ट है, अभी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इस केस में हो रहा है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि अब जो तीसरा केस है, एंड एट एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है, मतलब इसके हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, लेकिन कंपोनेंट भी हम डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकते, उसके भी बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा, लेकिन हाइट चेंज कर रहा है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, चौथा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ध्यान से, ये केस और ये केस अलग क्यों है? इसमें भी इसी तरह मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, और इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ अलग मूव कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है मिरर के, मतलब अलग मूव कर रहा है, और इसमें पैरेलल मूव कर रहा है। दोनों अलग क्यों है? क्योंकि इस केस के अंदर ऑब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर हाइट भी है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट की हाइट आ जाती है ना, तो उसके अंदर मैग्नीफिकेशन का फैक्टर आ जाता है। तो मैग्नीफिकेशन का फैक्टर आने से जो है पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पूरी वेलोसिटी जो है चेंज कर जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है। जब ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर हाइट पे हो, तब हमारा कुछ आंसर अलग आता है, और ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो तो अपना आंसर अलग आता है। ठीक है, तो आपको 1 बाय 1 सारे केस देखना पड़ेगा, किस तरह से फॉर्मूले के ऊपर बेस पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको रफ करके पहला केस हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस टाइटल डाल दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग along प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर केस ड्रॉ करो। यहां पर मैं एक मिरर ड्रॉ कर लेता हूं। मैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन सारे केस वैलिड होंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में इतना होगा तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सारे केस तो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब जब कॉन्वेक्स आ जाएगा तो क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फोकल लेंथ मान लेता हूँ 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। क्लियर है। मैं क्या एक इंस्टेंट भी बात कर रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है तब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इसके अलोंग v0 है। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या था कि ऑब्जेक्ट चाहे जितना भी आगे हो जितना भी पीछे हो उसको कोई डिपेंड नहीं करता, मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा गया है उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहती थी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि इस इंस्टेंट पर, अब इस इंस्टेंट पर हम देखेंगे कि इमेज की वेलोसिटी क्या आ रही है। बाकी अलग अलग तो डिस्टेंस बदल दोगे ना तो इमेज की वेलोसिटी बदल जाएगी। तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, पहली बात तो ये। तो देखो ध्यान से कि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, और ये मेरा पोल है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली क्या हो रहा है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कम होता जा रहा है ना। मतलब टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो बताओ जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज करेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का भी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज करेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए अपना एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो कि है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसके अंदर क्या है कि u जो है वेरिएबल है। u क्या है, मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। अभी u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समय के साथ चेंज कर रहा है, और वही है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ध्यान से, f इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकता हूँ v इनवर्स प्लस u मतलब रेस टू -1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं ढूंढना चाहता हूँ du/dt dv/dt, क्योंकि जो है देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समय के साथ चेंज कर रहा है, मतलब u वेरिएबल है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस समय के साथ चेंज करेगा तो v वेलोसिटी ऑफ इमेज भी चेंज करेगा, मतलब v भी वेरिएबल है। लेकिन क्या फोकल लेंथ वेरिएबल है? फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना इसके अंदर, ये फोकल लेंथ थोड़ी चेंज करेगा, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो चाहे कहीं भी रखा हो, फोकल लेंथ तो हमेशा 20 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब फोकल लेंथ कांस्टेंट है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो फोकल लेंथ वाला टर्म यहाँ पे हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म तो हमारा जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो लिख दो। और वी इनवर्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वी हो जाएगा क्या बोलते हैं -1 रेस टू v रेस टू -2, यही तो होता है ना। क्या होता है, माइनस आगे ऊपर का पावर एक कम हो गया, और हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं तो dv/dt भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, मतलब माइनस आगे आ जाएगा, और आ जाएगा u रेस टू -2 du/dt। आई होप सो डिफरेंशिएशन करना आता होगा आपको कि पावर आगे ले आओ, ऊपर का एक पावर कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या उसको मैं सेपरेट आउट करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो v रेस टू -2 dv/dt इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ u स्क्वायर u रेस टू -2 ओके du/dt। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा कि dv/dt इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। देखो v स्क्वायर नीचे जाएगा लेकिन रेस टू -2 है इसलिए ऊपर आ जाएगा, और u स्क्वायर जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर du/dt। ठीक है, अब मेरे को बताओ ये फॉर्मूले के अंदर ये du/dt क्या है। du/dt ये है कि मतलब इस समय जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा है तो उस समय इमेज कितने रफ्तार से चेंज कर रही है। ठीक है, मतलब इमेज की स्पीड टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रही है। du/dt क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस तरह से चेंज कर रहा है। ठीक है, v क्या है इमेज का डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो du/dt को मैं लिख सकता हूँ ना वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। देखो ध्यान से, ये मिरर का पोल है, हम पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल्स मतलब मिरर के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे होगा, यहाँ पे है तो मैं बोल रहा हूँ कि मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे आएगा तो मैं बोलूँगा मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर है। समझ पड़ा ना, क्योंकि हम साइड डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर से। मैं बोल रहा हूँ 30 सेंटीमीटर, किसके रेस्पेक्ट में, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है ना।
मतलब सारे डिस्टेंसेस जो चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर हैं। तो यहाँ पर d/dt को लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी को मैं कैपिटल वी से लिख रहा हूँ और v जो है ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस उसको स्मॉल v से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और अपना पहला फॉर्मूला आ गया है आज का, ठीक है। और तो देखोगे ध्यान से, यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो इमेज के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, मिरर की वेलोसिटी क्या है, सब पे डिपेंड करती है। तो वो फॉर्मूला को खोल के मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला आ गया है, क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को हम और भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि सिर्फ फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहता है, मतलब सिर्फ u दिया रहेगा, भाई ये अपना u है और फोकल लेंथ दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा है, आपको याद हो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आता है माइनस v अपॉन u, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि f अपॉन f माइनस u। याद है ना, ये हमने डेरिवेशन किया था, कैसे किया था ये डेरिवेशन? तो बहुत सिंपल था, होता क्या है कि v इक्वल टू होता है uf अपॉन u माइनस f। बस इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u में, इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन होता है एकदम। तो f अपॉन f माइनस u, तो क्या होता है कि आप जो v अपॉन u है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है माइनस v अपॉन u, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, या तो लिख दो कि f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, माइनस वाला टर्म भी निकल गया, मतलब v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव बाहर तो नेगेटिव है ही, अंदर जो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर है उसकी जगह पर हम f माइनस f अपॉन u का होल स्क्वायर रख सकते हैं, f माइनस f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला क्या है, इसके एक्चुअली इसको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही ध्यान से कर सकते हो, मैग्नीफिकेशन के टर्म में है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी तरीके, इसको ऐसा नहीं कि 3 फॉर्मूला लिख दिया, आपको डर नहीं लगा क्या लिख दिया फॉर्मूला, एक्चुअली तो फॉर्मूला यही है। कभी कभी क्या होता है कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे उसके अंदर। तो इस केस की हम बात करते हैं, इस केस का किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर आपको विथ साइन रखना है, ठीक है, आपको सारी वैल्यूज विथ साइन रखनी है। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का u कितना दिया है, देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर है, पोल है, इससे डिस्टेंस है, तो u है मेरा -30, ओके। यहाँ पे इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं, चलो, कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, मान लो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है इस तरफ मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है, चलो मान लो मिरर भी मूव कर रहा है इस तरह से, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लो, बिकॉज यहाँ पे सारे डिस्टेंस में सेंटीमीटर में दिया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज ढूंढना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है आपको फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये है, इमेज का डिस्टेंस देखो नहीं दिया है यहाँ पे, तो इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप चाहे डायरेक्टली f अपॉन f माइनस u वाला फॉर्मूला यूज़ करो, जो भी यूज़ करना है आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला देख के डरना है, ठीक है। तो u इक्वल टू -30 दिया है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है और वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया है। फॉर्मूला लिख दो एक बार, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरह से माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या है कि m स्क्वायर आता है, m स्क्वायर की जगह पर चाहे जो रखो, मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ, f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले v निकाल लो, पहले आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो कि v इक्वल टू uf अपॉन u माइनस f करके v निकाल लो और उसके बाद उसके अंदर पुट कर दो, आपको तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को v निकालना ही नहीं है, मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा जिससे कि अपना आंसर आ जाए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस, अब क्या है कि किसी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान लो, अब यहाँ पर दोनों वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर आएगा, अब चाहे इसको पॉजिटिव मानो चाहे ऐसे पॉजिटिव मानो, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है।
तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मिरर पॉजिटिव हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ कितना दिया, फोकल लेंथ। ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर था, फोकल लेंथ नेगेटिव आता है, हाँ साइन के साथ रखना, -20 अपॉन -20 और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30 है तो हो जाएगा यहाँ पे +30। क्लियर है, होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है 2 मीटर सेकेंड, यहाँ पे 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, इस पॉजिटिव है तो 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज -3 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे बचेगा +10 अपॉन -20 का होल स्क्वायर, तो 10 अपॉन 20 मतलब यहाँ पे बचेगा 4 इंटू यहाँ पे बच रहा है -1, तो हो रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज -3 इक्वल टू हो रहा है 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ रहा है मेरा 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो उसको आप देख लेना क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे -20 अपॉन नीचे आएगा 10, तो वैसे भी स्क्वायर होगा तो माइनस तो चला ही जाएगा, एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 हो जाएगा, तो ठीक है 4 + 3 7, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और किस तरह से हमने फॉर्मूला निकाला, ये बिकॉज हर केस में अंदर वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर u और v वेरिएबल था, दूसरा केस लेंगे तो कुछ और वेरिएबल आएगा। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन से फॉर्मूले से हम डेरिवेशन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। चलो ये तो पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। अब इसके अंदर चाहे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज क्या है कि सिर्फ वेलोसिटी ऑफ इमेज वेलोसिटी ऑफ मिरर चेंज कर देंगे। अगर वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 हो तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर की वेलोसिटी 0 रख दो। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। When object moves perpendicular to principal axis, when object moves perpendicular to principal axis, ठीक है, और उसमें भी जो है ऑब्जेक्ट अभी अलोंग है, देखो ध्यान से, ये केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा गया, मान लो वही 30 सेंटीमीटर वाला, ओके, मान लो इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में इनिशियली ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब एग्जैक्टली एट द प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब कहानी क्या होगी बताओ। अब इसके अंदर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इसके अंदर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं हम? ये पोल से। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या इसके अंदर चेंज कर रहा है? नहीं। फोकल लेंथ क्या इसके अंदर चेंज कर रहा है? नहीं। इमेज का डिस्टेंस क्या चेंज कर रहा है इसके अंदर? इमेज का डिस्टेंस भी नहीं चेंज करेगा यार। अगर हम 1/f = 1/v + 1/u कर रहे हैं, इसमें फोकल लेंथ कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, इमेज का डिस्टेंस कैसे चेंज करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे इमेज भी जहाँ बनेगा वो इस तरह से नीचे नीचे जाता रहेगा, इमेज का डिस्टेंस भी चेंज नहीं करेगा। मतलब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, चलो ऐसा केस हो तो इमेज जो है इस तरह से नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मूव करेगा, बिकॉज कॉन्केव मिरर का केस है ना। तो नॉर्मली वो 5 केस में इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, छठा केस ही होता है। देखो फोकल लेंथ के बाहर रखा है, फोकल लेंथ यहाँ पे कहीं है और ये कहीं यहाँ पे है, तो इमेज जो है इन्वर्टेड ही बनेगा ना, क्योंकि फोकल लेंथ के अंदर रखा होता है तभी जो है एनलार्ज इमेज बनता है। ठीक है, चलो वो सब की बात छोड़ो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, फोकल लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, इमेज का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है, तो अपना वो फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है बताओ? इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है? इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। देखो ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे ऊपर गया तो थोड़ी हाइट आ गई, और ऊपर गया थोड़ी और हाइट आ गई, और ऊपर गया थोड़ी और हाइट आ गई। तो इसमें समय के साथ ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज कर रहा है। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ना वो dHo/dt, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर ये क्या है, क्या चेंज हो रहा है? इसके अंदर हाइट चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि dHo/dt हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है अपना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है अपना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके अंदर u चेंज हो रहा था, जब पहला केस था उसके अंदर u चेंज हो रहा था, तो du/dt अपना वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। इसके अंदर लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो dHo/dt अपना जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। समझ पड़ गया ना? तो इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें हम अपना डेरिवेशन करने के लिए? इसके अंदर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, और मैग्नीफिकेशन को हम लिख सकते हैं कि hi/ho = -v/u। आपको ध्यान रखना कि इसी स्टेप से आपको डेरिवेशन शुरू करना है। अब इसी स्टेप के अंदर हम देखेंगे क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल है। तो इसमें देखो v क्या है? इमेज का डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं है, ये स्मॉल v है यार, इमेज का डिस्टेंस वाला।
आपको वो काइनेमेटिक्स में नहीं घुस जाना है कि भाई वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डी यू बाई डी टी वेलोसिटी हो गया, ऐसा नहीं, डी यू बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया, वो डी वी वो वी था वेलोसिटी वाला। यहाँ पे जो स्मॉल वी है ये इमेज का डिस्टेंस है, यू जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो इसमें इमेज का डिस्टेंस कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो डेफिनेटली हाइट ऑफ इमेज भी चेंज करेगा। देखो ऊपर जाएगा तो इमेज नीचे नीचे जाएगा ना, तो इमेज का हाइट भी चेंज करेगा। तो यहाँ पे लेकिन ये दोनों कांस्टेंट है और ये दोनों वेरिएबल है। ओके, वी एंड यू आर कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम कि हाइट ऑफ इमेज इंटू यू इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि यू और वी कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यू तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे आ जाएगा डी एच आई बाई डी टी, ठीक है भाई। इसका यू तो कांस्टेंट है ना भाई, सॉरी यू तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, वो टर्म निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ वी इंटू डी एच ओ बाई डी टी। बस सिंपल है ना, यही तो करते हो आप। जैसे कि 3x दिया हो तो क्या करते हो, 3 इंटू डी एक्स करते हो कि नहीं, है कि नहीं, एक्स डी एक्स बाई डी टी। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, वही तो है। कांस्टेंट को बाहर रखो, उसका डिफरेंशिएशन करो, मेरे को नहीं लगता इसके अंदर प्रॉब्लम होगा आपको। तो डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू आ रहा है माइनस वी अपॉन यू डी एच ओ बाई डी टी, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस के अंदर ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज कर रहा था, लेकिन ये वी और यू चेंज नहीं कर रहे थे। अभी अलग केस करेंगे, उसके अंदर वी और यू दोनों चेंज कर जाएंगे, ठीक है, तब कहानी बदल जाएगी। अब देखो ध्यान से, तो डी एच आई बाई डी टी क्या है, डी एच आई बाई डी टी है वेलोसिटी ऑफ इमेज, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो मिरर का कोई काम नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अपना दूसरा फॉर्मूला आज का निकल के आ गया है। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये कब यूज करना है, जब अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस हो, और ये कब यूज करना है, जब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन कर ही लेते हैं। चलो इसमें क्या दिया है, चलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद चलो ठीक है, तब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज ढूंढ लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। वी कितना होगा, वी निकालना पड़ेगा आपको, या तो डायरेक्टली आप मैग्निफिकेशन यूज कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, चाहे तो वी निकाल लो। देखो ये फॉर्मूला आ रहा है माइनस ऑफ वी अपॉन यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ रहा है ना। चाहे तो आप जो माइनस वी अपॉन यू है ये मैग्निफिकेशन होता है, आपको पता है माइनस वी अपॉन यू क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ वी नॉट। माइनस नहीं आएगा आगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है माइनस वी अपॉन यू, तो माइनस निकल गया पहले से ही। क्लियर है ना, जब स्क्वायर करते थे तब तो माइनस निकल जाता था भाई, उसके अंदर स्क्वायर किया था हमने पहले वाले केस के अंदर, तो माइनस निकल गया, लेकिन इसके अंदर ये माइनस मैग्निफिकेशन के अंदर कवर हो गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन की जगह लिख सकते हैं हम एफ अपॉन एफ माइनस यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चाहो तो आप ये नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वेलोसिटी चाहो, चलो दूसरे मेथड से कर लेते हैं इसको। चाहो तो आप ये नहीं करो, ठीक है। चाहो तो आप पहले जो है वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लो, v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ करके, जैसे भी करोगे आपका आंसर आएगा। u कितना है -30, फोकल लेंथ कितना है -20 इंटू -30 प्लस 20, तो यहाँ से आ जाएगा 600 अपॉन 10, तो यहाँ से आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो चलो वेलोसिटी ऑफ क्या बोलते हैं, इमेज का डिस्टेंस मिल गया -60 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस आ रहा है -60 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको पॉजिटिव मान लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का क्या आएगा, देखो ध्यान से, माइनस माइनस एक माइनस से कैंसिल, -60 और 2 जा, तो आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो इमेज जो है 60 सेंटीमीटर पे, इमेज जो है यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे जो है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगा।
क्लियर है, माइनस वही इंडिकेट करता है कि इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट हो। तो 2 केस आपको समझ पड़ गया। अब करते हैं अपना तीसरा केस। अब देखो तीसरा केस में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। ठीक है, 2 केस तो समझ पड़ गया ना, पैरेलल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब करते हैं अपना तीसरा केस कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग at an angle theta with principal axis। ठीक है, तो यहां पर क्या करता हूं मैं, मिरर ड्रॉ कर लेता हूं एक। अब इस केस को ध्यान से समझना, बिकॉज 2 केस समझ के जिसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले आपको समझ गए। अब क्या है कि एडवांस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए भी केस समझ लो, बाकी 2 केस उसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या हो रहा है तीसरा केस, मान लो ये यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बार अब ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। मान लो ये एंगल कुछ है एंगल 37, 53, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी एंगल हो। मान लो 37 डिग्री एंगल है ये। अब अपनी जो वेलोसिटी है यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पर मूव कर रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर अब क्या करेंगे, आपको क्या लगेगा, जैसे हम प्लेन मिरर में करते थे, हम 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। लेकिन वो कंपोनेंट ब्रेक करने में इसका प्रॉब्लम है। एक्चुअली आपको याद हो तो फर्स्ट केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, चलो वो वाला। लेकिन दूसरा केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा था ना, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u और v दोनों कांस्टेंट होते थे। याद है ना आपको, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u और इमेज का डिस्टेंस v दोनों कांस्टेंट होते थे। लेकिन इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट कुछ एंगल पर मूव कर रहा है ना, तो हम तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो ऑब्जेक्ट इस तरह से एंगल पर मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस भी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मतलब इसके अंदर आप क्या सोचोगे कि यहाँ पर ये वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस और ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको क्या लगेगा, मैं 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूँ तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, चलो वेलोसिटी ऑफ अलोंग वाला तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर वाले में प्रॉब्लम है। ठीक है, अलोंग वाले के लिए आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि वेलोसिटी अलोंग के लिए कि बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, कि अगर आप ये फॉर्मूला लगाने जाओगे कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन u परपेंडिकुलर के लिए, यहाँ से हमने डेरिवेशन शुरू किया था ना। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस बार बताओ इमेज का डिस्टेंस चेंज कर रहा है कि नहीं, चेंज कर रहा है भाई, क्योंकि एंगल पर मूव करे। बताओ इमेज का डिस्टेंस चेंज करेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है समय के साथ। भाई ऑब्जेक्ट ऐसे से जा रहा है, समय के साथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहा है, इमेज का डिस्टेंस चेंज करेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है कि नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर रहा है। इस बार हाइट ऑफ इमेज चेंज करेगा कि नहीं, हाइट ऑफ इमेज भी चेंज करेगा। तो इस बार अपने चारों 4 वेरिएबल हैं, तो इस बार अपने को डिफरेंशिएशन के अंदर चारों 4 वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपना आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके, समझ पड़ा कि नहीं। अभी भी ऐसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर है। ओके, तो देखो ध्यान से, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि HI इंटू यू इक्वल टू आ रहा है माइनस वी टाइम्स ऑफ HO। अब क्या है कि इसमें चारों 4 वेरिएबल है, तो हमको यूवी मेथड से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएट करने आता है ना भाई, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो। तो पहले HI को कांस्टेंट रखता हूँ, du/dt करता हूँ। उसके बाद u को कांस्टेंट रखो, dHI/dt। यहाँ पे क्या होगा कि माइनस v को कांस्टेंट रखो, dHO/dt। उसके बाद माइनस HO को कांस्टेंट रखो, d/dt। हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली अपना ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अब इसके अंदर क्या है कि du/dt क्या है, du/dt क्या है, du/dt क्या है, du/dt ये है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस किस तरह से चेंज कर रहा है।
बाय डी यू बाई डी टी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पोल्स के रेफरेंस में किस तरह से चेंज कर रहा है, वो है डी यू बाई डी टी। डी एच आई बाई डी टी क्या है, डी एच आई बाई डी टी है कि इमेज का हाइट, मतलब इमेज का हाइट परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया ना, इमेज का हाइट किस तरह से चेंज कर रहा है। डी एच ओ बाई डी टी क्या है, डी एच ओ बाई डी टी कि ऑब्जेक्ट का हाइट किस तरह चेंज कर रहा है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। डी यू बाई डी टी क्या है कि इमेज का डिस्टेंस किस तरह चेंज कर रहा है, ठीक है, ये पैरेलल वाला, ठीक है। तो एच ओ और एच मतलब यू और वी वाले पैरेलल वाले हैं और एच आई और एच ओ परपेंडिकुलर वाले हैं, ओके। अब उसमें एच आई है हाइट ऑफ इमेज, यू है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वी है इमेज का डिस्टेंस, एच ओ है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना, आपको सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो एक्चुअली तो आप देखो ध्यान से, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं, पहले ये वाला अलॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अलॉन्ग वाले में अपना आंसर क्या आएगा कि वेलोसिटी ऑफ मिरर तो जीरो है, चलो वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो है, ठीक है। अब अलॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या थी, चलो निकाले लेते हैं एक बार, वी इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ करके -30 इंटू -20 अपॉन -30 प्लस 20 करेंगे ना, तो वी की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। चलो वी की वैल्यू आ गई तो पुट कर दो यहाँ पे -60 का होल स्क्वायर अपॉन यू की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30, तो -30 का होल स्क्वायर। साइन रखोगे तभी आपको पता चलेगा साइन की वैल्यू क्या है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये वी ओ क्या है, ये वी ओ अलॉन्ग वाला है ना, क्योंकि अलॉन्ग वाला केस लगा रहे हैं हम। तो वी ओ क्या होगा 10 सेंटीमीटर, 10 cos 37 होगा ना, 10 cos 37। अब cos 37 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 37 का ट्राइंगल 3 4 5, तो cos 37 क्या होगा 4/5। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा 10 इंटू 4/5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया 8, ठीक है। तब सॉल्व कर लो इसको, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, आ जाएगा 60/30 का होल स्क्वायर, जो कि आ रहा है 2 का 4 8 32 -32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए ये क्या है अलॉन्ग द एक्स, मतलब अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब परपेंडिकुलर वाला देखते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप परपेंडिकुलर में डायरेक्टली जो पहला वाला फॉर्मूला है अपना, पहला वाला फॉर्मूला क्या था अपना, पहला वाला फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v अपॉन यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इस केस के अंदर बाई चांस ही आंसर सही आ जा रहा है। बाई चांस आंसर सही कैसे आएगा दिखाता हूँ आपको, देखो दिखाता हूँ क्यों सही आएगा। आप फॉर्मूला इस केस के अंदर आप ये फॉर्मूला लगा के निकाले होगे ना, तो आपका आंसर सही आ गया होगा। क्यों सही आया होगा, देखो ध्यान से कि यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, ऑब्जेक्ट जो है एट द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो हो जा रहा है। भाई देखो इस समय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इस समय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 0। तो उस समय उस इंस्टेंट पर, हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट पर इमेज की हाइट क्या होगी 0 होगी। अब बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है ना, इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो है वो 0 हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 0 हो गई, ठीक है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया और ये टर्म हमारा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि du/dt 0 है। भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो समय के साथ चेंज कर रहा है, ये इसलिए 0 हो गया, आपकी नसीब थी इसलिए 0 हो गया क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस समय 0 है। क्लियर है। इसलिए क्या होगा कि ध्यान से कि dhi/dt क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v अपॉन यू, और dho/dt क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि परपेंडिकुलर वाला है। तो आपको जो है जो एक्चुअली फॉर्मूला आता है वो सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा है। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर रख दूं, जो कि अपना चौथा केस है, चौथा केस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ना कुछ ऊपर रख दूं, तब अपना जो है ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके। समझ पड़ गया ना। तो इसके अंदर आंसर निकाल लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि परपेंडिकुलर है इक्वल टू -v अपॉन यू। वी क्या है 60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर अपॉन -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमको, ये 10 है। ये परपेंडिकुलर वाला कितना होगा 10 sin 37 कितना हो जाएगा 3/5, तो 10 इंटू 3/5 जो कि हो रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 6, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है, अलॉन्ग वाले फॉर्मूले से कंफ्यूज मत हो जाना, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो कि परपेंडिकुलर वाला है आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस कैंसिल,
और 32 ज़ा आ जाएगा -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी कैसे आएगी, -12 इस तरफ है, मतलब ऐसे आएगी, इस तरफ -12 आएगी और नीचे की तरफ आएगी -32 है, नीचे की तरफ आएगी, यहाँ पे लिखो 12 सेंटीमीटर, नीचे की तरफ आएगी 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी, बिकॉज ये कंपोनेंट बड़ा है, इसके कंपेरिजन में 32 बहुत बड़ा है, तो इस तरह से इसकी वेलोसिटी आएगी। ओके, समझ पड़ा आपको किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। तो होप्स आपको ये केस समझ पड़ा होगा। अब जो है अपना लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है कुछ हाइट पर हो। ओके, तो आपको समझ तो पड़ गया होगा करना क्या है उसके अंदर, बिकॉज उसके अंदर जो है चारों चार वस्तु चेंज करेंगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, हाइट ऑफ इमेज भी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, एक क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद तो आप कर ही लोगे। ओके, तो करते कैसे, देखो ध्यान से, ये है मेरा, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है कुछ हाइट पर है, और हाइट पर है और अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ एंगल पर ले लेंगे ना, तो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो कोई हमारे सिलेबस में नहीं है और वो कोई डिस्कस भी नहीं करना है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ है, मान लो HO है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट T है, इस तरह से मूव कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ H0 हाइट ऊपर। ओके, और यहाँ पे ये जो है मेरा 30 सेंटीमीटर है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का फोकल लेंथ मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, v = UF अपॉन U - F करके v = आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज जो है यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है, -60 मतलब पोल से -60। चलो वो तो समझ पड़ गया। अब यहाँ पर क्या है, मान लो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है जो कि है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा, ध्यान से, इसके अंदर तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी ही नहीं आएगी, तो इसके अंदर जो है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करेगा उसके हिसाब से, बिकॉज ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन चेंज करेगी, है ना, ऑब्जेक्ट की मैग्नीफिकेशन चेंज करेगी। तो देखो किस तरह से इसको प्रोसीड करते हैं हम, ध्यान से देखो। पहले तो हम अलॉन्ग वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये अलॉन्ग वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -v² अपॉन u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो ये वाला फॉर्मूला आ गया, ये तो अलॉन्ग वाला फॉर्मूला है। अब वो क्या हो रहा है कि इसके पास ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ हाइट भी है, तो ऑब्जेक्ट की अगर कुछ ना कुछ हाइट होगी ना, तो ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन भी आएगा। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे हम -v अपॉन u, ठीक है। तो उसके ऊपर से हम ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मतलब कि जब ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो उस समय इमेज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से कितना नीचे मूव करेगी। ओके, उसको भी हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर कुछ एंगल पर होगा, जब पर्टिकुलर कुछ एंगल पर होगा तो उसको कंपोनेंट ब्रेक करके आप जो है अपना मेन फॉर्मूला रख के निकाल सकते हो। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v अपॉन u आ रहा है, तो -v कितना है मेरा, v है -60, u कितना है मेरा, u है -30, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2। मैग्नीफिकेशन -2 मतलब कि हाइट ऑफ इमेज जो है मेरा -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो आ जाएगा -4 सेंटीमीटर। ये मेरा हाइट ऑफ इमेज आ गया। तो सोचो हाइट ऑफ इमेज हमने इस इंस्टेंट पर निकाल लिया। अब मान लो कि कोई एंगल पर होता है ये, मान लो, चलो ऐसा एक केस ले लेते हैं, जैसे कोई एंगल पर हो कि मान लो ऐसा ले लेते हैं कि ये 4 है और ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 60 डिग्री है, ठीक है, जिससे अपना आंसर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो 4 cos 60 यहाँ पे आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इस तरह से ब्रेक करेंगे तो 4 sin 60, तो 4 × √3/2, ठीक है। तो इस तरफ आ जाएगा 2√3 और इस तरफ आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी मैंने इस तरह सेट किया कि जिससे ये अलॉन्ग वाला 2 आ जाए, जिससे कि क्या है कि वापस चेंज ना करना पड़े मेरे को, ठीक है। तो चलो ये हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल लिया, इसके ऊपर से हम वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज ये तो 0 है मिरर की, माइनस हो जाएगा -60 का होल स्क्वायर अपॉन -30 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है अलॉन्ग वाला, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है 0 है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 4 2 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 2 4 4 2 8, चलो
तो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आ गया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अब अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो होगा ना उसके अंदर हमको सब कुछ देखना पड़ेगा। चलो इसको हटा देता हूं मैं। आपको शुरुआत किससे करनी है? आपको शुरुआत इससे करनी है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। फिर लिखो u इंटू हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, हर बार कर लेना जिससे कि क्या आपको समझ पड़ेगा। तो हो जाएगा u इंटू डी एच आई बाई डी टी, तो आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना पड़ेगा ऐसा, प्लस एच आई इंटू डी यू बाई डी टी माइनस वी इंटू डी एच ओ बाई डी टी माइनस एच ओ इंटू डी वी बाई डी टी। सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। देखो हमने हाइट ऑफ इमेज नहीं थी हमारे पास, उसको हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल लिया। देखो अपने पास u भी है, ठीक है, एच आई भी है, v भी है इमेज का डिस्टेंस, एच ओ भी है, ठीक है, चलो चारों चार है। अब डी एच आई बाई डी टी क्या है? इमेज का डिस्टेंस अलॉन्ग द परपेंडिकुलर एक्सिस, ये अपने को निकालना है। डी यू बाई डी टी क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के रेस्पेक्ट में मतलब पैरेलल वाला, ठीक है। डी यू बाई डी टी क्या है? डी यू बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये तो है ना डी यू बाई डी टी। ऑब्जेक्ट किस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये जो पैरेलल वाला ये डी एच ओ बाई डी टी है, ठीक है, ओके। और अपना जो आंसर आया था अपना यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो डी एच आई वो डी वी बाई डी टी था। अभी आया था ना माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी वी बाई डी टी था, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास सब कुछ है एक्सेप्ट डी एच आई बाई डी टी, और उसको आप जो है इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। चलो पुट कर दो भाई। u कितना है? -30। डी एच आई बाई डी टी कितना है? डी एच आई बाई डी टी निकालना है। चलो ये परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, प्लस एच आई कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? चलो इसकी कुछ वैल्यू ले लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू ले लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, तो 2 सेंटीमीटर। डी यू बाई डी टी क्या है? डी यू बाई डी टी है, देखो इस तरफ वाला 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो माइनस वी, ठीक है, इक्वल टू आएगा, पहले यहाँ पे इक्वल टू आएगा, फिर माइनस वी कितना है मेरा? -60। डी एच ओ बाई डी टी क्या है? एडवांस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डी एच ओ बाई डी टी कितना है? हाइट ऑफ इमेज किस तरह चेंज कर रहा है? 2√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 मीटर पर सेकेंड, माइनस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, अच्छा हाइट ऑफ इमेज हमने निकाला है 4, ओके, यहाँ पे आएगा 4, ओके। हाइट ऑफ इमेज 4 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 2 है, क्लियर है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 2 मान के तभी तो 4 निकाला है हमने। चलो तो 2√3। अब डी वी बाई डी टी -60 इंटू दिस, माइनस एच ओ कितना है? 2। डी वी बाई डी टी कितना है? इमेज का डिस्टेंस किस तरह चेंज कर रहा है? -8। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो होप्स आपको एक कॉन्सेप्ट समझ पड़ेगा किस तरह से अप्लाई करना है। मेन तो कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चन तो किस तरह के भी बन सकते हैं। तो आपको 4 केसेस समझ पड़ेंगे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, एट एन एंगल थीटा मूव कर रहा हो, और कुछ हाइट पर मूव कर रहा हो, तो सारे केस को किस तरह सोचना है, आपको देखना है क्या क्या वेरिएबल है, उस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो है उसका इक्वेशन निकालना है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।